Hello students, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. Students, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 में हमने वायुमंडल के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम स्थल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्थल मंडल के बारे में। तो यह पृथ्वी का वो ठोस ऊपरी भूभाग होता है जो मुख्य रूप से किससे बना होता है? चट्टानों और धातुओं से बना होता है। इस ऊपरी तल पर महाद्वीप हैं और महासागर हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं और इस भूपर्पटी पर महाद्वीप हैं और महासागर हैं। महाद्वीपीय क्षेत्रों में ये अत्यधिक मोटी लगभग 40 किलोमीटर और महासागरों में यह बहुत पतली है, जहां इसकी मोटाई कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर तक हो सकती है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 1/3 भाग क्या है? स्थल है। बाकी के भाग में क्या है? पानी है। तो स्टूडेंट्स, समुद्र तल से ऊपर उठे विस्तृत आकार के भूखंड को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। यानी जो भाग समुद्र तल से ऊपर उठा हो और जिसका आकार क्या हो? बहुत विस्तृत हो, बहुत फैले और बहुत बड़े आकार में होते हैं, उनको हम महाद्वीप कहते हैं। इस समय हमारी अर्थ में पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये महाद्वीप हैं, पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, थर्ड इज़ अफ्रीका, फोर्थ है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ नंबर साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका, 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है अंटार्कटिका। ये हमारे जो महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी हमारे कितने महाद्वीपों में विभाजित है? 7 बड़े महाद्वीपों में विभाजित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए क्या मिलते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया, जैसे हमने पढ़ा है पीछे। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशयों को हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। स्टूडेंट्स, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। हमारे यहाँ पृथ्वी का धरातल अगर हम देखें तो उसका असमान वितरण है, यानी कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं समतल। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग नीचे होते हैं, कुछ समतल होते हैं और कुछ ऊपर उठे हुए होते हैं। तो ये जो स्थल बने होते हैं वो 2 प्रक्रियाओं के परिणाम होते हैं। एक तो पृथ्वी में जो आंतरिक प्रक्रिया होती है और दूसरी बाह्य प्रक्रिया। तो आइए हम महाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं। महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से क्या है? पृथक हैं अर्थात अलग हैं। और ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सबसे नंबर 1 पर आती है हमारी एशिया आती है। ठीक है, तो एशिया के बारे में पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में विस्तृत है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूरल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये पार्ट जो है वो पूरा हमारा किसका है? एशिया का आता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है और ये भारत से लगभग कितने गुना बड़ा? ये हमारा इंडिया है, भारत है, और ये भारत से लगभग 13 गुना बड़ा है। पृथ्वी के धरातल के लगभग 1/3 भूखंड पर फैला हुआ है। तो ये हमारा पहला महाद्वीप हो गया एशिया। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। ये है यूरोप। यूरोप में ये ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो यूरोप और एशिया
एक अविच्छिन्न भूखंड हैं, इन्हें आपस में कोई जलराशि पृथक अलग नहीं करती है। सुविधा के लिए क्या है, यूराल पर्वत है और यूराल नदी दोनों महाद्वीपों को एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग कर देती हैं। तो जब अलग कर देती हैं तो इन्हें विभाजक रेखा माना जाता है। ये दोनों महाद्वीप एक साथ यूरेशिया नाम से पुकारे जाते हैं। क्या, किस नाम से, यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया। ओके, तो सेकंड नंबर पे हमारा है यूरोप। एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। थर्ड नंबर पे आता है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका को हम लोग काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ब्लैक कॉन्टिनेंट, और यह एशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा भारत के आकार से ये 9 गुना क्या है, बड़ा है। ये इंडिया है तो इंडिया के आकार से ये 9 गुना बड़ा है और विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से निकलती, किंतु इसे 2 बराबर भागों में यहाँ से निकलती, लेकिन इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित भाग दक्षिणी गोलार्ध भाग से बड़ा है, यानी ये पोर्शन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध ये है, तो दक्षिणी गोलार्ध जो है वो थोड़ा छोटा है और उत्तरी गोलार्ध बड़ा है। अगला है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। किससे? दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। यह महाद्वीप पूर्व में अटलांटिक महासागर से और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से, पश्चिम में प्रशांत महासागर से और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका ये है, उत्तरी अमेरिका। तो यह महाद्वीप पूर्व में यानी पूरब में अटलांटिक महासागर से है और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से, पश्चिम में प्रशांत महासागर से और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसके बाद आता है 5th नंबर पर साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है और यह आकार में कैसा है? त्रिकोणाकार तथा सकरा है। त्रिकोणाकार तथा सकरा है। यह उत्तर में कैप्सिकन सागर, उत्तर में कैस्पियन सागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ सामूहिक रूप से लैटिन अमेरिका के नाम से जाने। तो ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। इसका अधिकांश भाग कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसको हम पिक्चर में, अगर ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया समस्त महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है और ये एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पर कोई एक भी देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ये एकमात्र महाद्वीप है जो एक देश भी है, जो क्या है, एक कंट्री भी है, और यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। तो इसे हम क्या कहते हैं?
द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ऑस्ट्रेलिया जो है सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा है और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक कंट्री भी है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। अब लास्ट में आता है 7th नंबर में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। यह दक्षिण ध्रुव के केंद्र में है। यहाँ नीचे सदर्न पार्ट में है, दक्षिण ध्रुव के केंद्र में है। ये दक्षिण अमेरिका से 960 किलोमीटर, यानी दक्षिण अमेरिका से 960 किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया से 2700 किलोमीटर और अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से 4000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंटार्कटिका का 95% भाग हिम की मोटी चादर से ढका हुआ है, जबकि शेष भाग ऊबड़ खाबड़ है और पहाड़ी है। इसलिए इस महाद्वीप पर जनसंख्या का स्थायी रूप से बसना असंभव है। तो हम देख सकते हैं कि अंटार्कटिका जो है वो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ़ की परत रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है क्योंकि बहुत ठंडा है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है। इनके दो नाम कौन कौन से, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे स्थलाकृतियों के बारे में। तो धरातल पर विद्यमान 3 विस्तृत स्थल रूप कौन कौन से? पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान, जो भूपर्पटी के विरूपण का परिणाम है। इनमें से पर्वत सबसे रहस्यमयी रचना मानी जाती है। पर्वतों द्वारा पृथ्वी की संपूर्ण सतह का 27% भाग गिरा हुआ है। पर्वत पृथ्वी की सतह से ऊपर उठे हुए वे भाग होते हैं जो आसपास की भूमि से बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, परंतु धरातल के सभी ऊपर उठे हुए भाग को हम पर्वत नहीं कह सकते क्योंकि उनमें से बहुत सारे मैदान भी होते हैं और पठार भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत या पहाड़। पृथ्वी की भू सतह यानी जो पृथ्वी की भू सतह होती है पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ पार्ट हिस्सा जो होता है वो ज़्यादातर आकस्मिक तरीकों से उभरा होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। पर्वत ज़्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो पर्वत जो है वो चट्टानों के वे ऊंचे भूखंड होते हैं जो भूमि से लगभग 600 मीटर ऊंचे तक उठे हुए हैं। अधिकतर पर्वत भूपर्पटी के ऊंचा उठने या मुड़ने से बढ़ने होते हैं। आप जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो ठंडा होता जाता है। यदि पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं तो पेड़ पौधों व जंतुओं को काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसमें जो है पूरे साल जो है बर्फ़ जमी हुई होती है। जब ऐसे ऊंचे पहाड़ों की एक श्रृंखला बन जाती है तो उन्हें पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं। ये अनवरत फैली हुई हो सकती हैं या समांतर श्रेणियों की श्रृंखला में भी हो सकती हैं। हिमालय समांतर पर्वत श्रेणियों का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है और पर्वत अपनी आयु के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। एक पुराने प्राचीन पर्वत होते हैं और एक नए पर्वत यानी युवा पर्वत होते हैं। सबसे पहला पर्वत हम देखेंगे वलित पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण परतदार शैलों में क्या पड़ जाते हैं? वलन पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। तो वलित परतदार शैलों के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप बनी पर्वत श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। वलित परतदार शैलों पर लाखों वर्षों तक आंतरिक क्षैतिज स्पीडन बल लगे होते हैं तो वे क्या होती? फोल्ड हो जाती, मुड़ जाती हैं। दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक जो भाग होता है वो बहुत गर्म होता है। भूगर्भ के गहरे भागों में अत्यधिक तापमान के कारण जो है ठोस शैलें किस रूप में कन्वर्ट होती है? द्रव मैग्मा में बदल जाती हैं और जब यह पिघला शैल पदार्थ ज्वालामुखी में भूगर्भ से धरातल पर आता है तो वो मुख के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है और जमकर जो है एक शंकु का रूप धारण कर लेता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पर्वत जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। मनुष्यों के लिए पर्वत बहुत उपयोगी हैं। पर्वत जल का
संग्रह करते हैं। बहुत सारी प्रमुख नदियां पर्वतों में स्थित हिमानियों से निकलती हैं। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। नदी, घाटियां और वेदिकाएं कृषि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पर्वत पहाड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। पहाड़ी वनों से हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, जैसे जड़ी बूटी, शहद, गोंद और जानवरों के लिए चारा और लकड़ी प्राप्त होते हैं। पहाड़ पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के खेल भी होते हैं, जैसे स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि। दूसरे नंबर पर है पठार। धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जो कि अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई तथा जिसका शीर्ष भाग चौड़ा भी हो और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट तक हो सकती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार जैसे तिब्बत का पठार, बेलीविया का पठार और कोलंबिया का पठार। वैसे तो ये सामान्य रूप से ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं जो ऊपर से लगभग कैसे होते हैं, समतल होते हैं, और इनको देखा गया है प्रायः मेज के समान होते हैं, और जिनको इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, टेबल लैंड। सामान्यतः पठार कैसे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं और चट्टानी होते हैं। ये हज़ारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार हज़ारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और कुछ पठारों में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, अतः इसे संसार की छत भी कहते हैं। पर्वत और पठार में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो पर्वतों का शिखर जो है वो छोटा होता है, और पठार का ऊपरी भाग मेज के समान कैसा होता है, समान होता है। वो पहाड़ों की ऊंचाई कई हज़ार मीटर तक होती है, जबकि पठारों की ऊंचाई कुछ 100 किलोमीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों का शिखर बर्फ़ से ढका होता है, लेकिन पठार का ऊपरी भाग जो है वो बर्फ़ से ज़रूरी ढका नहीं होता है। पहाड़ों से वन संपदा, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, जबकि पठार से हमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगला है मैदान। स्थलाकृतियाँ 3 हैं, पर्वत, पठार और मैदान। तो थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा है, मैदान। मैदान 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को हम कहते हैं। मैदानों में ढाल प्रायः बिल्कुल जो ढाल होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, और इस प्रकार के क्षेत्रों में आकार नदियों के प्रवाह में भी कमी आ जाती है। धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल और निम्न भूभाग को हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम न्यून होता है। तो जो मैदान होते हैं ये समुद्र तल से बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। मैदान प्रायः समुद्र तटों के साथ या नदियों के आर पार पाए जाते हैं। मैदानों का निर्माण मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई रेत, मिट्टी के जमा होने से होता है। ये जमा पदार्थ रेत, मिट्टी, गाद या कीचड़, चिकनी मिट्टी और बालू का बना होता है, इसलिए ये मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में कृषि का विकास ऐसे ही मैदानों में हुआ है जो नदियों के किनारे हैं। मैदान में यातायात और संचार के सस्ते और आसान साधन उपलब्ध हैं, इसलिए सभी स्थलाकृतियों में मैदान विश्व में सबसे घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानों में निवास करती है अपने यहाँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। जैसे भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय वो पर्वत कौन सा है, हिमालय। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, टिथिस सागर से मानी जाती है। और लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जल मंडल के बारे में।